हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्योर इंडक्टर में या इंडक्टर में करंट वोल्टेज से लैग क्यों होता है, हमेशा लैगिंग इन नेचर क्यों होता है। ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ऐसा ही इंडक्टर होता है। इंडक्टर का मतलब होता है एक वायर लिया, उसको कई नंबर ऑफ टर्न्स में क्या कर दिया, लपेट दिया, है ना, सिंपल। तो इसी को हम इंडक्टर बोलते हैं। अब बात यह आती है कि जब वोल्टेज और करंट साथ साथ चल रहे थे, तो ऐसा करंट ने क्या गुनाह कर दिया कि करंट को वोल्टेज ने पीछे छोड़ दिया और करंट आगे चला गया, है ना। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों किया, वोल्टेज ने करंट का साथ क्यों छोड़ दिया। देखो, इसको समझने से पहले हमें कुछ चीजें हैं जो जाननी चाहिए, जैसे फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होता है कि अगर कंडक्टर या मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों में से कोई एक भी चेंज हो रहा हो, और तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है ना। और लेंज लॉ ये बोलता है कि जिसके कारण जो प्रोड्यूस होता है उसी का वो अपोज करने लगता है। ये दोनों चीजें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम बड़े आसानी से समझ पाएंगे कि करंट जो है वो पीछे क्यों रह जा रहा है वोल्टेज से। ठीक है, आइए एक बार इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं दो मेथड से आपको समझाऊंगा, एक एनालिटिकल मेथड जो अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बाद से एक मैथमेटिकल अप्रोच जो बहुत इजी है, उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि इंडक्टर में करंट लैग क्यों कर रहा है। अच्छा, एक चीज आप समझने की कोशिश करिएगा। मैंने यहाँ पे एसी सप्लाई दिया, है ना। एसी सप्लाई में ही करंट वोल्टेज से लैग या लीड करता है। तो मैंने सप्लाई दिया यहाँ पे एसी, अब मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ एसी, तो यहाँ करंट फ्लो होगा। वो कौन सा करंट होगा, एसी करंट होगा। अच्छा, जैसे ही इस करंट के कारण क्या हुआ, इस इंडक्टर में या इस कॉइल में करंट फ्लो होने लगा। अच्छा, जैसे ही करंट फ्लो होगा, आप एक चीज समझना जरा ध्यान से, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स हैं और जो हमारा करंट है, जो कंडक्टर है, वो करंट कैरिंग है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड को कुछ ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, अभी हम डायरेक्शन की चिंता नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान से समझना। क्या क्या इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कंडक्टर खुद भी रखा हुआ है? कह दो हाँ रखा हुआ है। कह दो हाँ रखा हुआ है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कंडक्टर भी है, खुद ही रखा हुआ है, खुद भी है। अच्छा, ये जो करंट है, ये क्या अल्टरनेटिंग इन नेचर है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी तो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। हाँ हो रहा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है और उसके अंदर हमने एक कंडक्टर रखा हुआ है, तो क्या इस कंडक्टर पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा? कह दो हाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में से किसी एक को चेंज होना है, तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने एसी सप्लाई दिया हुआ है। तो इस ये जो कॉइल है या जो इंडक्टर है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक है। अच्छा, जब ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो इस ईएमएफ के कारण भी करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इस ईएमएफ के कारण भी कुछ करंट फ्लो होगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है। ठीक है। अब बात करते हैं, ध्यान से समझना, कि करंट क्या, ये जो यहाँ से जो करंट आ रहा है, मान लो इसको नाम दे देते हैं आई डैश, द नाम दे देते हैं ना, जो ईएमएफ के कारण करंट प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, ये जो करंट आई आ रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है, उसी के साथ जा रहा है, या इस करंट का अपोज कर रहा है? क्योंकि अब जैसे ही हमने सप्लाई दिया, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और उस ईएमएफ के कारण एक करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, अब ये देखना है कि ये करंट इस जो हमारा ओरिजिनल करंट है, जो सप्लाई करंट है, उसको सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे बात आएगी लेंज लॉ की, ध्यान से समझना। अच्छा, इस करंट को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? ये करंट आया क्यों? क्योंकि ईएमएफ आया। ये ईएमएफ क्यों आया? क्योंकि फ्लक्स आया। और ये फ्लक्स क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो हुआ। तो देखो यहाँ पे कॉज क्या है, किसके कारण से? ये कॉज है, इस करंट के कारण क्या प्रोड्यूस हो गया? आई डैश। इसका मतलब ये जो आई डैश करंट हुआ, जो प्रोड्यूस हुआ है, वो क्या होगा, इस करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। यही तो लेंस लॉ बोलता है। इसका मतलब, ध्यान से समझना बच्चा, जैसे ही हम एक इंडक्टर में करंट फ्लो कराएंगे, एसी करंट, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसी इंडक्टर के अक्रॉस, और
उसी इंडक्टर में या उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ के कारण जो करंट फ्लो होगा, उस ईएमएफ के कारण जो करंट फ्लो होगा वो ओरिजिनल वाले करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जब अपोज करेगा तो बेचारा ये करंट क्या होता जाएगा, थोड़ा पीछे होता जाएगा, है ना, पीछे होता जाएगा, और वोल्टेज जो है हमारा वो बेचारा उसका साथ छोड़ के आगे चला जाएगा। इसीलिए जब आप इंडक्टर की बात करते हो तो वोल्टेज से हमेशा करंट क्या होता है, लैग कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ये जो आई डैश है वो क्या कर रहा है, इस करंट को अपोज कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। भाई करंट इधर जा रहा था इसकी तरफ, वो कह रहा है ना 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 ना, तुम उधर मत जाओ, है ना। ठीक है, आई होप आपको एक आइडिया समझ में आया होगा कि वोल्टेज से करंट लैग क्यों करता है। ठीक है, तो आइए अब इसी को टर्म्स में देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये हमारा एनालिटिकल अप्रोच था। व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू अ सोलेनाइड, सोलेनाइड मतलब वही जो वायर को लपेट दिया है, अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय द सोलेनाइड विच रिमेन्स कन्फाइंड इनसाइड द सोलेनाइड ओनली। ठीक है, वो उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो खुद भी सोलेनाइड भी रहेगा। नाउ सपोज द करंट थ्रू द सोलेनाइड इज चेंजिंग विद टाइम, ऑब्वियसली एसी सप्लाई दे रहा है, then simply means that magnetic flux will also change, बिल्कुल चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा into changing magnetic flux। अच्छा, as the coil of solenoid is linking with this changing flux, वो जो सोलेनाइड का ये जो इंडक्टर है उसका जो कॉयल है वो क्या हो रहा है, उसी मैग्नेटिक फील्ड से खुद ही लिंक कर रहा है। तो क्या होगा, एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द सोलेनाइड, ऑब्वियसली ईएमएफ इंड्यूस होगा इन सच अ डायरेक्शन टू अपोज द कॉज इन ऑकरेंस विथ लेंज लॉ। अभी हमने यही समझा है। ठीक है, लेंज लॉ के कारण क्या होगा, जो ईएमएफ के कारण जो करंट होगा वो उसको क्या करने लगेगा, अपोज करने लगेगा। Here the cause is current flowing through the solenoid, therefore the EMF will be induced in such direction to oppose the flow of current। अभी हमने यही समझा था कि वहां पे जो EMF या जो करंट आएगा वो बेसिकली क्या करेगा, इस करंट के फ्लो को क्या करने लगेगा, अपोज करने लगेगा। इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा वोल्टेज है उससे जो हमारा करंट है वो कहीं लैग कर रहा होता है। तो ये हमारा एनालिटिकल अप्रोच था, आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, और अगर आप नहीं सोच सकते हो तो आपके लिए एक मैथमेटिकल अप्रोच है, आप उसको भी देख लो। देखो, अब मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पे मैथमेटिकल अप्रोच है, या आप अप्रोच सेकंड कह सकते हो, मेथड सेकंड कह सकते हो, कि हमने एक प्योर इंडक्टिव सर्किट लिया है, प्योर इंडक्टर है, और यहाँ पे एक सप्लाई दिया है वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिख दिया है ना, वी एम साइन ओमेगा टी जो है वो सप्लाई वोल्टेज है, ईएमएफ इंड्यूस। अच्छा, अब यहाँ पे जो इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी। ये इतना बेसिक आपको पता होगा, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो देखो सप्लाई हमने दिया वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, एल डी आई बाई डी टी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करें तो जितना वोल्टेज यहाँ है उतना ही वोल्टेज यहाँ होना चाहिए, है ना, अगर आप लूप लगाओ तो, है ना। इसका मतलब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं क्या कि वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, कह दो, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो साइन ओमेगा के टर्म में है। ठीक है, और यहाँ पे एल डी आई बाई डी टी है। ठीक है, तो हमें एक काम ये कर सकते हैं क्या, ध्यान से, अच्छा मान लो हमें वोल्टेज का तो पता है कि ये साइन ओमेगा टी है, हम करंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम क्या करें, इस एल को इधर ले आए नीचे, तो क्या लिख देंगे, लिख देंगे एल डी आई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी डी टी, है ना, उसी को हमने थोड़ा सा, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमें इस आई को पता करना है बेसिकली। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि यहाँ पे डी है मतलब डिफरेंशिएशन है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो डी और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और सिर्फ आई बचेगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ से इस साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे माइनस प्लस का वो चक्कर हटाया है। अच्छा, अब इसका मतलब जब आप साइन को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो हमें क्या मिल रहा है, कॉस या माइनस कॉस। आपको पता है साइन और कॉस के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, साइन और कॉस के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 90। ये साइन है और ये कॉस है, तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 90। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, इस कॉस ओमेगा टी को हम साइन के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, आई इज इक्वल टू क्या है, वोल्टेज क्या था, वोल्टेज था वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट क्या आ रहा है, आई एम कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा इस कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि अब ये हमारा करंट का इक्वेशन है और ये हमारा वोल्टेज का इक्वेशन है, वी एम साइन ओमेगा टी।
Vm sin ओमेगा टी। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो आपको दिखता है कि वोल्टेज अगर जीरो फेज में है तो जो करंट है वो माइनस पाई बाई टू पे है, माइनस पाई बाई टू पे है। यानी यहाँ पे करंट है कहीं पे, क्योंकि हमने बिल्कुल आइडियल इंडक्टर लिया हुआ है, और ये हमारा वोल्टेज है, और उसके बीच का जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है। और ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो ये हमारा मैथमेटिकल अप्रोच है जो बहुत सिंपल है ना। मेरा जो काम था वो बेसिकली ये था कि मैं आपको एनालिटिकल अप्रोच समझा पाऊँ कि बेसिकली करंट लैग क्यों करने लगता है इंडक्टर के केस में। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो वोल्टेज है वो है वी एम साइन ओमेगा टी, और जो करंट मिल रहा है वो मिल रहा है हमें आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मतलब क्या है कि दिस मीन्स दैट द करंट थ्रू एन इंडक्टर इज लैगिंग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाई एन एंगल 90 डिग्री। ये बिल्कुल प्योर इंडक्टर की बात हो रही है। आई होप आपको एक आइडिया समझ में आया होगा कि इंडक्टर में जो करंट है वो बेसिकली लैग क्यों करता है। मैं एक बार बस आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। मैथमेटिकल अप्रोच बहुत ईजी है, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना है। इसमें बहुत सिंपल है। एक कॉयल है, कॉयल में हमने सप्लाई वोल्टेज एसी दिया, करंट एसी फ्लो हुई, मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंजिंग मिलेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड खुद इस कॉयल से लिंक करेगा तो यहाँ भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब वो जो ईएमएफ है वो क्या करेगा, जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है उसी को अपोज करने लगेगा। अपोज कैसे करेगा, जिस डायरेक्शन में ये करंट है मतलब उससे अपोजिट डायरेक्शन में वहां से वो जो ईएमएफ है वो करंट ड्रॉ करने लगेगा या प्रोड्यूस करने लगेगा। तो बेसिकली क्या होगा, वोल्टेज से जो हमारा करंट है वो बेसिकली क्या होने लगेगा, लैग करने लगेगा। आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि करंट क्यों लैग करता है इन केस ऑफ इंडक्टर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।